हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। और अपने इस पंचायत बैच की लेखपाल सीरीज में, लेखपाल के मतलब पंचायत बैच में आज हम एक और क्लास लेकर आपके सामने हैं। आप लोग जानते हैं इसमें डी आई के 10 नंबर हैं, ठीक है। और इनमें से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए जब हमारा एग्जाम हो। हालांकि अभी एग्जाम की जो संभावना है कम से कम 4 महीने या 3 महीने तो कम से कम मान के चलो। अब एग्जाम जो है अप्रैल के आसपास या मई के आसपास कभी एग्जाम आपको हो सकता है देखने को मिले। और भाई ये एक एक्सपेक्टेशन है, होने को जल्दी भी हो जाए। लेकिन मैं डीआई के बारे में बात करूं तो डीआई आप एक बहुत बेहतरीन लेवल पे सीख जाएंगे। यानी लगभग बेसिक आपका क्लियर तो है ही है, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जब अगला सप्ताह स्टार्ट होगा, मैं कल भी आपको बता रहा था, मैं आप वीकली एक हिसाब से चीजें करेंगे। जैसे हमारा बार ग्राफ हो, टेबल ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, या उसके अलावा मिक्स ग्राफ हो, हिस्टोग्राम हो, एक होता है कैसेट वाला जो होता है, कैसेलेट वाला जो बता रहे थे, अगर वो आपके ऑफिशियल सिलेबस में होगा तो वो हो। और उसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, स्टैटिक्स आपके अगर उसमें सिलेबस में स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स मतलब वही एंगल मापन वो जो होता है, उसको भी हम लोग करेंगे। वो 2 दिन में खत्म कर दूंगा मैं उसको। माध्य माध्यिका बहुलक के क्वेश्चंस उसमें होते हैं, तो वो मात्र 2 दिन में और सबको समझा के 2 दिन में खत्म कर दूंगा उसको। तो ठीक है, तो जल्दी से सभी प्यारे साथी जुड़ेंगे। कपिल कुमार, रवि यादव, लव शोएम, नमस्ते, स्वागत है। विकास, बहुत बहुत स्वागत। आदेश लोधी, पारो यादव, राम राम। अरविंद कनौजिया, नमस्ते। प्रिया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को 2023 के पेट एग्जाम में देखा गया। और 2023 के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, एकदम मन को प्रफुल्लित कर देंगे। एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें दिमाग वास्तव में लगाना पड़ता है। 2022 2021 वाले में तो समझ लो देखो खत्म, देखो खत्म, देखो खत्म। लेकिन जो 2023 में पेट में आया है या 2024 में पेट में आया है, वो अच्छे लेवल के, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे खतरनाक तो 23 वाले हैं, और खतरनाक नहीं कहेंगे, मजा आएगा उनको करने में आप लोगों को। जैसे ये भी क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। निम्नलिखित रेखा ग्राफ, ये होता है लाइन ग्राफ, इसका अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2023 से कक्षा 6, 2023 में कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 2200 है। भाई टोटल जो है, टोटल कितने हैं? 2200। और यहां ये दे रखा है, तो इसका मतलब सभी क्वेश्चंस में ये 2200 ही लेना है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या सभी क्वेश्चन में 2200 लेनी। 6 से 10, कक्षा 6 में 35% है ये। अच्छा, अच्छा, ठीक है। छात्रों के प्रतिशत की बात कर रहा है ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप लोग, एक बार इसको क्लियर करेंगे। हेलो, नमस्ते जी। अरे क्लास चल गई भाई, दूसरे स्टूडियो में चल गई, लाइव है क्लास, देख लो। नहीं, मेरी पहले यहीं थी जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ, वो बाद में चेंज हुई है, जैसे भी है। ठीक, क्लास चालू है, आप देखो एक बार। हाँ, दूसरे स्टूडियो में। ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ क्लास 6 में 25%, 30% यहाँ है, 30% यहाँ, यहाँ 12, यहाँ 18, यहाँ 15। तो टोटल परसेंटेज कितना होता है आप जानते हैं? टोटल परसेंटेज होता है सर जी 100। 100% का मान है 2200। तो ये आप मानते हैं सर 1% का मान 22 हो जाएगा। फिर तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 1% की वैल्यू 22। अब आओ इस क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने परसेंट ज्यादा है? कक्षा 6 और कक्षा 9 में विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है, कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक है? यानी अंतर ऊपर और अधिक पूछ रहा है तो कम वाला नीचे इंटू 100%। अंतर ऊपर और कम वाला पूछ रहा है तो नीचे। 6 और 9, ये रहा 6 में 25%, 9 में 18। 25 और 18 आप देखोगे ये बना 43%। 25 और 18 कितना बन गया? 43%। ये कह रहा है 10वीं कक्षा से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि 15 से कितना ज्यादा है। ये आपको इसमें संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है,
सिंपल सा क्वेश्चन बना ये कि ये बोलो 43 जो है 15 से कितना परसेंट ज्यादा है, 15 से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट अधिक है। तो मैं देख रहा हूं भाई 15, 15 तिया 45, लगभग 3 गुना। 3 गुने का मतलब आप ये मत समझना 300%, तो 3 गुने का मतलब 200% फालतू है लगभग लगभग। और 200% के आसपास की बात करोगे तो 187 आ रहा है। 200% के आसपास की बात करोगे तो 187। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर 5 गुना है तो इसका मतलब 400% फालतू है, 6 गुना है तो इसका मतलब 500% फालतू है, 8 गुना है तो 700% फालतू है, दुगना है तो 100% फालतू है। लेकिन ये कह रहा है 45 से 15 से 45 होता है 3 गुना, तो लगभग 200% फालतू होगा। लेकिन एग्जैक्ट 200 नहीं होगा क्योंकि ये 45 नहीं 43 है। 200 से कुछ कम होगा, तो 200 से कुछ कम एक ही ऑप्शन है, वही आपका आंसर है। अब एक बार देख लो ये कितना इनका अंतर, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर अंतर की बात कर लो एक बार। अंतर कितना है, 13 में से 5 गया 8, और यहां 3 में से 1 गया 2, 28। और परसेंटेज में निकालना है मुझे, 28 का अंतर है, ज्यादा है तो कम वाली संख्या नीचे इंटू 100%। तो 2800 भाग 15% बनेगा, 2800 भाग 15%। और 15 का भाग आप करोगे, 15 एकम 15 बचा 30, 15 अट्ठे 120 बचा 10, 15 छिक्के 90 बचा 10, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, तो 186.6666% बना। नहीं, ये मेरी पहले यहीं लग रही थी, ठीक है, बाद में चेंज करिए, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो आप इस बात को समझ सकते हैं 187%। भाई लगभग में आपको बताना है, लगभग शब्द उसने बोल दिया था कि लगभग शब्द आ गया है, ये रहा। लगभग में बतानी है तो आप लगभग में उसको बता सकते हैं। और लगभग का मतलब है भाई 186.666 है, तो आप बोल सकते हो कि सर 187% मान लेंगे इसको, ठीक है। अब आप बोलो जी हमें संख्या की जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं पड़ेगी कोई जरूरत, क्योंकि सबका मान तो सेम ही है ना भाई, ये सब परसेंटेज में दे रखे हैं। 1% का मान सभी में सेम है, 1% की वैल्यू 22 यानी कि 22 सभी में सेम है। तो आप 6 और 9th का मिलाओगे 43%, 10th का मिलाओगे 15%। आप यहां से कर सकते हो काम को। जब आप देखोगे 15 से कितना ज्यादा है 43, तो 186% ज्यादा है लगभग लगभग। तो 186 को 187 बोलने में बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन ये आया आपके सामने, कक्षा में 8 लड़कों की कुल संख्या x है, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या है x + 40। यदि कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2023 वाले पैट में, ठीक है। 2023 वाले पैट में बढ़िया क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं मेरे दोस्त। आंसर आप बताइएगा भाई साहब। स्टूडियो के अंदर अलग खेल है, बाहर पड़ रही है कड़ाके की ठंड, ठीक है, और अंदर चलाना पड़ता है एसी 24, 25, 20 पे, ठीक, क्योंकि ये जो एकॉस्टिक लग रही है, जो वॉइस का इको बंद करती हैं, इनसे इतनी गर्मी उत्पन्न होती है कि हमें झेलने नहीं जा रही होती है, ठीक है। तो अब एसी चलानी पड़ती है ज़्यादातर सभी टीचर्स, ठीक है। 3 गुना 4 गुना 8 गुना लाइन समझ नहीं आई सर। शिवम गुप्ता मेरे दोस्त एक बात समझिए, अगर आपसे मैं ये करूं कोई चीज 3 गुना बढ़ गई, मतलब कोई चीज 3 गुना हो गई, तो परसेंटेज में वो 200% बढ़ी है। 3 से 1 कम करो 200%। मैं कह रहा हूं कोई चीज 8 गुना हो गई, यानी 1 से 8 हो गई, तो परसेंटेज में 700% बढ़ी है वो, ठीक है ना। अगर कोई चीज मैं कह रहा हूं 3 गुना की जगह 5 गुना हुई, 1 से 5 हो गई, मतलब माना मेरी सैलरी 1 रुपए है या 100 रुपए है और कल को वो 500 हो जाती है, 5 गुना हुई तो सैलरी बढ़ी 400%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कक्षा 8 और कक्षा 9 की बात है भाई। 8 और 9, 12 और 18 ये दोनों मिलके बन रहा है 30%। और 30% की बात अगर मैं करूं, 1% का मान 22 है, तो 30% का मान हो जाएगा, इन दोनों में कुल मिला के 660 विद्यार्थी होने चाहिए।
इन दोनों में कुल मिला के 660 विद्यार्थी होने चाहिए, और अगर कुल मिला के 660 विद्यार्थी हैं तो उनमें से आप बोलोगे 120 लड़की हैं, तो बॉयज कितने हैं भाई दोनों में? बॉयज 660 में से अगर मैं 120 हटा दूं तो आप बोलोगे 0 4 और यहां से एक आया 5, इसका मतलब 540 लड़के हैं दोनों में मिला के। इस बात को तो आप समझ गए होंगे। सर दोनों में लड़कों की संख्या 540 है, ठीक है। अब कक्षा x में लड़कों की संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की संख्या x+40 है। एक में x है, एक में x+40 है, तो लड़कों की संख्या एक में x है और एक में x+40 है। मैं कह रहा हूं दोनों जगह लड़कों की संख्या जो है वो मिलके 540 है भाई। तो इसको जोड़ो x और x 2x, उधर जाके 40 माइनस का हो जाएगा तो ये बनेगा 500। तो मेरे प्यारे भाई x का मान 250 बनेगा। अब आपसे यही पूछा गया x का मान बताइएगा, आप बोलोगे सर x की वैल्यू 250 होगी, वैल्यू ऑफ x विल बी 250। एक बात समझ लो आराम से। 22 कहां से आया सर? अदिति गुड़िया आप एक बात देखो, मैंने पहले ही बताया था इसमें विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है, यानी 100% की वैल्यू अगर 2200 है तो आप बोलोगे सर 2 जीरो से अगर मैं 2 जीरो हटा दूं तो 1% का मान 22 हो जाएगा। 100% की वैल्यू 2200 तो 1% का मान 22 पूरे क्वेश्चन में चलेगा। तो ये याद रखना है, यहां जरूरत पड़ी नहीं, अब यहां जरूरत पड़ी तो 1% का मान 22, ये याद रखना 1% का मान 22, ये तो आपको याद रहना, इस पूरे क्वेश्चन में आपके दिमाग में से निकलनी नहीं चाहिए बात। अब कक्षा x में 8 विद्यार्थी एक लड़के जो हैं और 9 में x+40 है, 8 में है x और 9 में है x+40, तो टोटल आप 8वीं और 9वीं में देखो 18 और 12 30%, 1% का मान 22, 30% का 660, 660 में से लड़कियों की कुल संख्या 120 है, 660 में से लड़की हटा दो तो 540 लड़के हैं, यानी लड़के x और x+40 का मान 540 है, 2x का मान 500, x का मान 250, x का मान वो पूछ रहा है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आंसर करो। कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 8 और 9 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच में अंतर बताना है। इसमें यह बात ध्यान रखना कि 1% का मान प्यारे बच्चे 22 है। ये बात याद रखनी है आपको कि सर जी 1% का जो मान है वो सर जी 22 है। 1% का जो मान है वो क्या है? 22, ठीक है ना। 1% का मान क्या है? 22 है। अब आप देखो 8 और 7 में, तो 7 और 8 में मिलाकर कितना बन रहा है? ये दोनों मिलाओगे तो 42% बन रहा है। उसके बाद 9 और 10, इन दोनों को मिलाओगे 18, ये 33% बन रहा है। तो ये कह रहा है इनके बीच में अंतर बताना है आपको, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो प्यारे भैया अंतर आप बताओ इसमें 42 में और 33 में जो अंतर है वो कितना है? इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 9% का है। डिफरेंस कितना है? तो मेरे प्यारे भाई 9% का। 42 में से 33 घटा के देख लो, डिफरेंस आ जाएगा 9% का। तो 1% का मान 22 है, तो 9% का मान 9 गुणा 22 और 22 निम्मा 198 आप इस सवाल का आंसर कर देंगे। 22 निम्मा 198 आप इस सवाल का आंसर कर दीजिएगा। 22 निम्मा 198, 924 माइनस 726। गुड़िया इतना मत निकालो, 924 726। सीधा मुझे पता चला इन दोनों का परसेंटेज बना 42, इन दोनों का परसेंटेज बना 33। अंतर देखना है 9%। 1% का मान 22 है, 9% का मान 198 है, बस। ठीक है। कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया है, पहले 42 गुणा 9 करा है, ठीक है, 42 गुणा 9, क्योंकि सॉरी 42 गुणा 22 किया होगा, ठीक है, फिर 33 गुणा 22 किया होगा, उसको डिफरेंस किया होगा। इतना मत करना, अगर कराए तो कोई बात नहीं है, सही है आपका भी अप्रोच। बाकी ये आंसर आएगा 198। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, क्या क्वेश्चन कहता है बताओ फटाफट। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से रेशियो 6:5 है, कक्षा 6 में, कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 से 7, कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का रेशियो, 6th और 7th में लड़कों की कुल संख्या का रेशियो निकालना है। करो एक बार कोशिश, आराम से इसको आराम से कर पाओगे। मैं एक बार बता दूं, कक्षा 6 में लड़कों लड़कियों का रेशियो तो कहां है 6, ये रही 25%, तो यहां संख्या कितनी है 25 गुणा 22, 22 पंजे 110, हासिल लगा 11, 22 दूनी 44, 11 550, यानी यहां 550 विद्यार्थी हैं टोटल 6th में,
और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 6:5 का है, यानी कुल मिला के बने 6 और 5 11। 11 की वैल्यू 550 है मेरे भाई। 11 की वैल्यू कितनी है? 550। तो एक की वैल्यू होगी 11 पंजे 55। एक की वैल्यू की मैं बात करूं तो ये होगी 50। क्लियर सी बात है, छोटी सी। एक की वैल्यू 50 आएगी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं अलग अलग निकालने बैठूं तो ये 50 गुणा 6 करोगे, 50 छिक्के 300 और 50 पंजे 250। ठीक है, तो ये इस तरह से हैं। लड़के हैं 300 और लड़कियां हैं 250। क्लास 6 की मैं बात कर रहा हूं। अब ये कह रहा है कुल संख्या 7 में लड़कियों की कुल, ध्यान से सुनो, कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। यानी यहां पे जो संख्या है ये तो 6th स्टैंडर्ड की है। मैं 7th स्टैंडर्ड की अगर बात करूं तो लड़कियों की संख्या ये 50 कम है, तो ये 300 होंगी यहां लड़कियां भाई। अगर 6th क्लास में लड़कियों की संख्या 50 कम है, यानी ये 250 कम है किससे? 7th क्लास में जो लड़कियां हैं उनसे। तो इसका मतलब 7th में लड़कियां 300 होंगी, तभी तो बनेगी बात। आप बोलोगे ये बात तो सही है। और आपसे मैं एक बात और पूछूं, 7th क्लास का रेशियो देखो ये रहा 30 गुणा 22, तो 22 तिया 66, यानी 660 है। 7th क्लास में कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 660। उन 660 में से 300 तो है लड़की, तो इसका मतलब 360 लड़के होंगे। और लड़कों का रेशियो बताना है, यानी यू हैव टू टेल द रेशियो अबाउट 300 एंड 360। 0 से 0, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। 5:6 का रेशियो, 5:6 का रेशियो इस सवाल में आप लोगों को आंसर करना है। कितने का रेशियो? 5:6 का रेशियो। ठीक है, सोलोनी त्रिपाठी 250 300 आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन गुड़िया 250 300 का 6-5 नहीं होगा, 6-5 नहीं होगा, 5-6 होगा 250 300 का। एक बार फिर से समझना, औरली सवाल है, वैसे तो थोड़ा सा जगह इन पे कम होती है इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है। आगे से हालांकि हम इसको थोड़ा सा जगह ऐसे करेंगे कि एक पेज खाली रख लिया करेंगे, वहां से चीजें आराम से आप समझ सको, जिससे कि ठीक है, वहां से जिससे आप आराम से चीजों को समझ सको, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। भाई मेरी बात दोबारा से सुनो, 6th और 7th में लड़के कितने हैं टोटल विद्यार्थी? 6th में 25%, 1% का मान 22, ये भूलना नहीं है कतई भी इस पूरे सवाल में। 1% का मान 22 है, ये पूरे सवाल में नहीं भूलना है। तो 25% का मान 25 गुणा 22, 550 विद्यार्थी, वो कह रहा है 6-5 का रेशियो। तो एक का मान 50, लड़कियों की संख्या 250, लड़कों की 300 हो जाएगी। 50 गुना कर दो भाई, सीधा सीधा 50 गुना कर दो सीधा सीधा। अब आप कह रहे हो उसमें जो 7th क्लास में लड़की है वो 50 ज्यादा है 6th क्लास की लड़कियों से, तो ये अगर 250 है तो ये वाली 50 ज्यादा, यानी 300 होंगी। और 7th क्लास में टोटल स्टूडेंट 660 है, तो ये 360 बनेंगे लड़के। 660 में से 300 लड़की हैं तो लड़के 360 होंगे। अब लड़कों का रेशियो बताना है दोनों क्लासेस में, 300 और 360 का रेशियो बताना है, आराम से कर दोगे ये सवाल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूं मेरे दोस्त कॉपी। कॉपी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए जो जगह चाहिए, हम हर क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो अगले पेज पे उसका आंसर दे दिया करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो अगले पेज पे उसका आंसर दे दिया करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं 2024। अब आपने अगर शुरुआत में पढ़ा था तो ये जो डाटा दे रखा है ना आपको, भाई अपना कहते हैं ना सिक्स सेंस ओपन करके चलना है हमें। डाटा जो दे रखा है 2023 का दे रखा था हमें, ये जो डाटा दे रखा है मेरे भाई 2023 का दे रखा है। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास का 2023 का डाटा, लेकिन 2024 में क्यों कूद गया? देखते हैं भाई क्या कहना चाहता है कवि। कवि आपसे कहना चाहता है 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है। तो 2023 में 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 24 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है, कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। मैंने ये कॉपी कर रखा था सेम क्वेश्चन को, अब कॉपी कर रखा है तो मैं ऊपर के सिस्टम को दूंगा मिटा, इस सिस्टम को मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके मिटा दूंगा। आप इसको देखेंगे, हम इसको मिटा देंगे। हमने दिया मिटा, हमारे पास आ गई जगह, और जगह आते ही हम आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश वाला पोर्शन मिटा दिया करिए सर। हाँ जी, अब कुछ बच्चों को इंग्लिश की जरूरत होगी तो भैया इंग्लिश पूरी मिलेगी आपको ऐसे। अगला पेज है ये, तो ये है अगला पेज। तो अब एक बात मुझे बताओ जरा, छोटी सी बात करनी है हमें, आप बोलो जी बताओ। 6th और 7th में छात्रों की संख्या 10-10% बढ़ गई। अब एक बात बताओ, पहले निकाल के आयो 6th में बच्चे कितने हैं?
सिक्स्थ क्लास में हम पहले निकाल के आए 550 है, सेवंथ में 660 है। सिक्स्थ क्लास में है 550 बच्चे, सेवंथ क्लास में है 660 बच्चे, ठीक है। और टेंथ क्लास में अगर मैं बात करूं तो 15 में 22 की गुणा करूं, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, और 22 एकम 22 और 11 33, यहां है 33। अब आप एक बात बताओ, कुल संख्या के बीच का डिफरेंस बताना है, तो आप दोनों में पहले तो ऊपर वालों में 10-10% बढ़ा दो। हर बच्चा जानता है 550 मां 10% होता है 55, ये हो जाएगा 506, 660 का 10% 66, 6 और 6 12, ये 7। तो ये दोनों कितने बने? 605 और 726, 605 और 726 कितने बने? आप बोलोगे दोनों एक साथ लेने, 6 5 11, 3 7 6 13, ये बने 1331। ये कितने बने? 1331। दूसरी ओर ये कह रहा है 10वीं क्लास के छात्रों की संख्या 20% कम कर दो। 33 का 20% 66 होता है, 66 कम करो, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 6 गया 6, ये है 264। तो 1331 और 264 के बीच में डिफरेंस बताना है क्या? 1331 और 264 के बीच में क्या डिफरेंस बताने की कोशिश करोगे? भाई हाँ जी सर जी, कोशिश तो करेंगे। तो 11 में से 4 गया 7 बचा, 7 किस में आ रहा है? केवल एक ऑप्शन है, पूरा देख लो। 12 में से 6 गया 6, बाद में 67, यही ऑप्शन है। ये बचा 12 में से 2 गया 10, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या 1067 आ जाएगा? क्या 1067 आ जाएगा क्या? एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। भाई इन दोनों में तो 10-10% की वृद्धि हुई है, इन दोनों में तो 10-10% की हुई है वृद्धि, इसमें हुई है 15-20% की कमी। 10-10% की वृद्धि और 20% की कमी, उस पे आधारित क्वेश्चंस को आप करोगे। तो यहां 25%, ये हमें पता था 550। आप बोलो जी आपको कैसे पता था? आपने पिछले सवाल में निकाले हैं भाई 550, सिक्स्थ में भी निकाले हैं 660, तो आप बोलोगे ये हो गए 550। तो 10% किसी भी संख्या का निकालना, जीरो हटा दो, ठीक है, जीरो हटा दो। 2023 लिए हैं 6-7 में, एक सेकंड। ओहो, सवाल में सरपंच जी ने क्या गड़बड़ करी है, सुनो मेरी बात। सवाल में सरपंच जी ने कितना खारायता फैला दिया भाई, देख लो। ये तो आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, ये है 550 और ये है 660, इन दोनों को जोड़ो, 0 6 और 5 11 का 1, 6 5 11 और 1 12, ये है 1210। भाई ये 1210 है प्रॉपर। क्योंकि क्यों नहीं छेड़ना आपको? क्यों नहीं छेड़ना आपको कुछ भी? देख लो भाई, क्यों नहीं छेड़ना हमें कुछ भी? क्यों नहीं छेड़ना है हमें कुछ भी? तो 2023 में कक्षा 6 और 7, 2023 के तो हमें पता ही है, और 2024 में कक्षा 10। भाई 10th क्लास जो चाहिए आपको 2024 में चाहिए, और 6 और 7 तो 2023 का ही चल जाएगा। 6 और 7 2023 का। इस वाले का अगर आप देखो, इस वाले का अगर आप देखोगे तो 15% का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 22 से गुणा करोगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, ये 20% कम हुआ था। तो इसमें से 33 का 20% होता है 66। तो यार 10 में से 6 गया 4, 12 में से 6 गया 6, ये कितना था? 264, 264। अब आपको जो डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है इन दोनों का, डिफरेंस बताना है इन दोनों का। 10 में से 4 गया 6, यहां 10 में से 6 गया 4, यहां 11 में से 2 गया 9, तो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा वो 946 ही आएगा भाई। जो अंतर आएगा मेरे दोस्त वो 946 ही आएगा। कायदे में हम लोग कहां टूट पड़े, हम लोगों ने सबका 2024 निकाल दिया। भाई एक बात बताओ, अगर इस सवाल में, मैं आपको एक बात समझाऊं, इस सवाल में ये डाटा ना भी दिया गया होता ना, ये वाला डाटा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस सवाल में यदि ये डाटा ना दिया गया होता तो भी क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, तो भी क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। आप समझ रहे हो इस बात को?
क्यों? क्योंकि 2023 का डाटा तो हमारे पास ऑलरेडी है भाई, 2023 का डाटा तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2023 का डाटा तो ऑलरेडी है, का डाटा तो गिवन है, का डाटा गिवन है, ये तो दिया हुआ है। तो 2023 का डाटा निकालने के लिए हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 और 7वीं क्लास का 2023 का डाटा चाहिए। कक्षा 6 और कक्षा 7 का कौन सा डाटा चाहिए? कक्षा 6 और 7 का 2023 में, 2023 में 6 और 7 चाहिए। तो 2023 में चाहिए तो 6 और 7 का 24 निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये अब आगे जो दे रखा है उसकी हमें जरूरत नहीं है कायदे में। बात आई समझ? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गए 5 क्वेश्चन, बड़ी जल्दी हुए। 5वां था ये, हाँ जी 5 हो गए इस टाइप पे। अगला क्वेश्चन आता है, जरा इस पे नजर मारिएगा, इस पे नजर मारते हैं। आरडब्ल्यू मैथ पीईटी पैट के प्रैक्टिस सेट के सवाल हैं। मैथ प्रैक्टिस सेट, ये तो 2023 के हैं, तो वही होंगे बिल्कुल, क्योंकि पैट में भी 2023 के क्वेश्चंस आपने भर भर के किए हैं। ठीक है ना, 2023 में भर भर के किए हैं। वृद्धि का क्या फायदा इसमें देने का? अरे फायदा क्यों नहीं है? एक बच्चा कह रहा है सर वृद्धि का क्या फायदा हुआ देने का? फायदा ये हुआ कि वृद्धि से जो आंसर आएगा ना, वो 1067 भी इसने ऑप्शन में दे दिया। तो यहां से गलत करवाना था, मुख्य रूप उसका यही था। मुख्य बात इसकी यही थी कि उसको क्या कराना था? गलत कराना था। ठीक है, मुख्य बात यही थी कि उसको गलत कराना था। जब ये ऑप्शन दे दिया तो इसका मतलब समझ लो कि गलती कर दी उसने, मतलब जो वो चाह रहा था वो सक्सेसफुल है उस बात में। क्योंकि हर बच्चा या कोई भी है वो कोशिश ये करेगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आए, और सटीक के चक्कर में कई बार गड़बड़े हो जाती हैं। ठीक है, आ जाइए कि 2023 के क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल 2023 के। एक लाइन ग्राफ देकर रखा है, 2001 से 2006 की अवधि के दौरान 2 कंपनी ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ो और प्रश्नों को उत्तर दें। बी, ठीक है, 2023 से 2 कंपनी ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है ग्राफ। तो आप एक बात देखेंगे सर जी, ये जो लाल वाली लाइन है ये ए कंपनी है, ब्लैक वाली लाइन है बी कंपनी है। ठीक है, 2001 में इसको 45% का लाभ, इसको 40% का। 2002 में इसको 50%, इसको 30%। 2003 में ए को 60%, बी को 55। 4 में ए को 45, बी को 60। 5 में ए को 70, बी को 50। 6 में ए को 45, बी को 50। ठीक है, लाल वाली जो है ए कंपनी की लाइन है और जो काली वाली है वो बी कंपनी की लाइन है। ठीक है भाई, इन्हें अपने सबके कमेंट दिख रहे हैं क्या आज आपको सबको? आज ऐप में कोई गड़बड़ चल रही है ना? तो वैसे ही चल रही है आज, आपको सबको एक दूसरे के कमेंट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसीलिए तो फायदा होता है एप्लीकेशन पे, आपको आप ही के दिखते हैं बस। नहीं सर जी, यस सर, कुछ को दिख रहे हैं कुछ को नहीं दिख रहे। सवाल क्वेश्चन देखो, 2005 में 2 कंपनी ए और बी की आय क्रम से 3 और 4 के रेशियो में है। 2005 में 2 कंपनियां ए और बी की आय का रेशियो दे रखा है। 2005 में उनके खर्च का क्रम से अनुपात क्या होगा? 2005 में उनके खर्च का क्रम से अनुपात क्या होगा ये बताइएगा। आय, फिर यहां वही बात होगी, आपको एक दिन मैं पढ़ा रहा था, आय इसने सेल के बारे में बात करी है। आय इसने क्या बात करी है? सेल के बारे में बात करी है कि 2005 में, भाई 2005 की बात हो रही है। मैं इसको कॉपी कर लूं ताकि मैं इसकी इंग्लिश का यूज कर सकूं, ताकि मैं इसके इंग्लिश वाले पोर्शन का यूज कर सकूं आराम के साथ। ठीक है, अब एक बात देखो, पहले इसका डाटा पढ़ लो। ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान कर रहा है, प्रतिशत लाभ है ये। क्या है ये? परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, जो आपको डाटा में दे रखा है परसेंटेज प्रॉफिट है। ठीक है ना, चलो अब कह रहा है 2005 में दोनों कंपनियों ए और बी की आय, 2005 की बात कर रहा है ए और बी, उनकी सेल, आय का मतलब है सेल, उसका रेशियो है 3:4, उसका रेशियो है 3:4, और उसमें इनका प्रॉफिट कितना है? तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, जरा ध्यान से देखो, खर्चे का अनुपात बताना है। इस 3:4 को अगर हम 300 400 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं।
300 और 400 पर सर लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब ये कह रहा है टोटल सेल हुई इतनी, उसमें 2005 में एक को 70% का प्रॉफिट हुआ। 300 की सेल में, टोटल 300 की सेल है, उसमें से 70% का प्रॉफिट है, तो ये तो 170 का मान है, ये तो 170 का मान है, हमें मान चाहिए 100 का। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं खर्चा, खर्चा 2005 में उनके खर्चे का अनुपात क्या होगा, तो मैं अगर खर्चे की बात करूं तो दोस्त मेरे ध्यान से सुनना। ठीक है, टोटल सेल, इनकम का मतलब है टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल उसकी 300 है और ए को 70% का हुआ है फायदा, तो 300 जो वैल्यू है वो 170 की वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए 100 की। ठीक है, और बी को देखो 50% का फायदा हुआ, ये जो 400 है ये 150% की वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए 100 की। और जो समान चीजें होंगी उन्हें तो हम उड़ा ही देंगे। कैसे? 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। 15 की 3 में गुणा करो, 15 तिया 45, 17 की 4 में करो, 17 चौका 68, तो यही इसके खर्च का रेशियो आएगा। खर्च का या व्यय का या एक्सपेंडिचर का रेशियो जो होता है एक ही बात है, 45 68 ऑप्शन में है, बिल्कुल है मेरे दोस्त, इस बात को समझो। हालांकि इसमें गड़बड़ होती है इस डाटा में, डाटा में नहीं कह सकते, इसकी लैंग्वेज में, और वो गड़बड़ होती है उसका मैं पता नहीं क्या ही करूं। वो गड़बड़ ये होती है कि भैया ये इनकम शब्द का जो यूज करता है ना, आय, हम आय उसको बोलते हैं जो टोटल हमें प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, हालांकि हम प्रॉफिट को ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अब माना सैलरीड पर्सन है या दो कंपनियां, उनकी आय का मतलब उनकी सेल, आय का मतलब उनकी सेल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहां मैं एक बार फिर बता रहा हूं, टोटल सेल जो है, एक ही सेल 300, 300 रुपए प्रॉफिट नहीं है, ये उसकी सेल है, और वो जो सेल है वो 70% का प्रॉफिट उस सेल पे हो रखा है। वो जो सेल है, यानी अगर मैं बात करूं कोई चीज 100 रुपए की है और इसको अगर मैं 70% प्रॉफिट पर बेचूं तो उस चीज की कीमत 170 बनेगी। यानी सेल उसकी कितने में करनी है? 170 में। सेल उसकी कितने में करनी है? तो मेरे दोस्त 170 में करनी है। फिर से समझना, ये हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लाभ हानि पे चला गया, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दूं। अगर मैं आप लोगों से एक बात को बोलूं, ध्यान से सुनना, मैंने कहा 750 रुपए में, 750 रुपए में कोई वस्तु, कोई वस्तु बेचने पर, कोई वस्तु बेचने पर 25% का फायदा होता है या 25% लाभ होता है, लाभ होता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो उस वस्तु की लागत मूल्य या लागत कीमत, और लागत कीमत का दूसरा नाम होता है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, बताइएगा। सर ऐसा क्यों होता है? वही बता रहा हूं, ऐसा क्यों होता है। परेशान मत हो, जो चीज आई है नहीं उसको मैं पहले बताऊंगा। ठीक है, यहां मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर 750 में किसी वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं ना, तो हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बात आपको मैं बता दूं, जो ये कॉस्ट प्राइस होता है ना, क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, दैट इज 100% होता है, ये फिक्स वैल्यू होती है किसी भी कॉस्ट प्राइस का, किसी भी वस्तु का। जैसे मैं बोलूं ये बोर्ड है, बोर्ड की कीमत माना 2 लाख, तो 100% का मान 2 लाख। अगर ये जर्सी है, इसकी कीमत माना 400, तो 100% का मान 400। चश्मा है, चश्मे की कीमत माना 100 रुपए, तो 100% का मान 100 रुपए। ठीक है, ये बोतल का अगर वैल्यू है 60 रुपए की बोतल, तो 100% का मान होता है 60 रुपए। ठीक है, इस तरह से ये बात चल रही है। तो अब आप एक बात छोटी सी समझने की कोशिश करना, यहां से ये जो 25% का लाभ हो रहा है, इसको कितने का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ होता नजर आ रहा है, 25% का लाभ। ये जो वैल्यू है 25% लाभ की वैल्यू है। यानी मुझे कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है, ये जो 750 है ना, ये वैल्यू किसकी है? ये 125 की वैल्यू है, ये 125 की वैल्यू है, मुझे वैल्यू चाहिए 100 की।
या आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई 25% लाभ का मतलब 100 में 25 जोड़ो तो 125% बना। 125% का मान सर जी 750 दे रखा है, और आप बताओ 1% का मान क्या हो जाएगा? 750 भाग 125। और अगर आपसे कोई कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस होता है 100%, यानी कि 1% का मान 750 भाग 125 इनटू में आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी है। 1% का मान है ये, तो 100% के लिए 100 गुना करोगे, 200% के लिए 200 गुना करोगे, 500% के लिए 500 गुना करोगे। अब यहां से देखो 25 पंजे 25 चौका, 5 से काटोगे 150 बार, यानी कि 15 चौका 60। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा होगा 600। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 600। अब अगर कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 600 है तो वो 750 में बेचने पर 25% का प्रॉफिट देगी ही देगी। दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार मेरी बात को। इसको हम डायरेक्ट निकालते हैं कैसे? सर ये 750 विक्रय मूल्य है, और यहां से मुझे पता चल रहा है विक्रय मूल्य 125 है, और मुझे चाहिए 100 की वैल्यू। तो इससे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 600 रुपए आपका आंसर आएगा, वहीं आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट और पूछूं। मैंने आपसे ये बात पूछी, 800 रुपए में बेचने पर 800 रुपए में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ, मतलब उसका लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य, लागत मूल्य को ही तो खर्चा बोलूंगा भाई, लागत मूल्य ही तो खर्चा होगा। ये मार्कर है, अगर मैं इसको 200 रुपए का लाके 300 में बेचूं तो मेरा खर्चा कितना? 200 रुपए। मैंने बेचा कितने का? सेल कितनी? 300 रुपए। सेल और खर्चे के बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, सेल या खर्चे के बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब आप एक बात समझोगे बहुत छोटी सी, सर इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 800 रुपए है, और उसका कॉस्ट प्राइस 800 रुपए कब है? 800 रुपए में बेची है, और बेचने पे 25% का क्या हुआ है? लाभ। यानी ये वैल्यू है 125 की, और कॉस्ट प्राइस के लिए मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। 25 पंजे 25 चौका, 5 से 160 बार, 16 पंजे 80 होता है ना। तो उस वस्तु की कीमत है 640 रुपए। वास्तविकता की बात तो ये है, उस वस्तु की कीमत कितनी है? 640 रुपए। ठीक है, अब यही काम यहां हुआ है। यहां मैं ये बात कह रहा हूं, सर इसकी सेल दे रखी है आपको 3-4 के रेशियो में, तो 300-400 हमने उसको कर लिया। हमने उसको 300-400 कर लिया। आप बोलो सर जी 300-400 करना जरूरी है? मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैं तो बस कर इसलिए रहा हूं ताकि हमारा रेशियो बड़े आराम से बन जाए। 3-4 ये सेल है। आप 300-400 से करोगे दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी, कहीं तक, दूर दूर तक भी। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं भैया इसमें 3 रुपए में बेचने पर 70% का प्रॉफिट है, तो मैं आपसे बोलूंगा इसका खर्चा बताओ। भाई 3 रुपए जो वैल्यू है वो 170 की है, और लागत मूल्य यानी खर्चा 100 होता है। दूसरी वाली बी में 50% का प्रॉफिट है। 4 रुपए में बेचने पर 50% का प्रॉफिट, यानी 150 की बात हो रही है। मुझे तो 100 का मान चाहिए, पर मुझे तो मान किसका चाहिए? 100 का मान चाहिए। यही तो खर्चा होगा, यही तो लागत मूल्य होगी। आप बोलोगे सर जी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 15 की गुणा 3 में तिरछी करते हैं, 15 तिया 45, 17 चौका 68। यही आंसर आपका बनेगा। 45 रेशियो 68 का वैल्यू आपके आंसर में आ जाएगी। 45 रेशियो 68। समझ में आगे सर? ये इनकम नहीं एसपी है। हाँ, ये भैया इनकम नहीं, ये एसपी है। विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, ये विक्रय मूल्य है, ये एसपी है। बस छोटी सी बात ये समझ लो। ठीक है, और हर क्वेश्चन में आय शब्द का यूज करता है, पर वो आय नहीं होती, वो सेलिंग प्राइस होता है। या फिर आप बात करो वो क्या होता है, वो आपका एक विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, या मूल मिश्र धन होता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उम्मीद है वो तो समझ आया होगा। 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के स्वयं खर्च का कंपनी बी के खर्च से अनुपात बताओ। बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर। ओके सर, समझ आ गया, समझ आ गया। तो इसका आंसर सभी को देना है भाई। ये कह रहा है 2005 में दो कंपनियों की जो इनकम थी, इनकम फिर वही सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूं भाई। इनकम का मतलब फिर समझ जाओ, इनकम का मतलब फिर विक्रय मूल्य ही है भाई, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। विक्रय मूल्य बराबर था दोनों का, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। तो आपको उनके खर्चे का रेशियो बताना है,
आपको उनके खर्चे का रेशियो बताया ना, इनकम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इनकम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। खर्चे का रेशियो बता दो, मैं फिर कॉपी कर लेता हूं। तब तक कॉपी करने के बाद मैं इसकी इंग्लिश को देता हूं उड़ा, इंग्लिश हमने इसकी उड़ा दी। ऑन द मार्क, डन सर। इस बार पीले पे सॉल्व करोगे, चलो पीले पे कर लेंगे, अपने को क्या सॉल्व करना, ठीक है। सेलिंग प्राइस बराबर है, तो प्यारे भाई सेलिंग प्राइस 2005 की आय, यानी सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं ए और बी का, आपका वट एवर यू वॉन्ट यू केम, एक एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक एक मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बस ये देख लो 2005 में ये जो एक है ये 170 का मान है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, एक मान है 170 का, मुझे चाहिए 100 का, तो 100 से 100 कट जाएगा, एक मान है 150 का, मुझे चाहिए 100 का, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, 15 एकम 15, 17 एकम 17, इनके खर्चे का जो रेशियो आएगा वो 15-17 आएगा, इनके खर्चे का रेशियो कितना आएगा, 15:17, 15:17 का रेशियो बनेगा भाई, कितने का, 15:17 का। सर आय का मतलब क्रय मूल्य भी हो सकता है, नहीं, आय का मतलब ओनली सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य नहीं हो सकता आय का मतलब, आय तो वो होती है जो आप खरीद के लाया है, जो कंपनी खरीद के लाई है, जो खर्चा कर रही है, वो है आंसर। जो 7-5 आंसर दे रहे हो उनका आंसर गलत है भैया, थोड़ा सा देख लेना गलत क्यों है, उस बात के उसका भी आपके सामने डाटा दे रखा है। हाँ आप बोलो जी इनकी सेलिंग प्राइस आपने एक एक कैसे ले ली, भाई उसने साफ बोला है इन कंपनियों की आय समान थी, आय का मतलब हर बच्चे को पता होना चाहिए सर, इसका मतलब सेलिंग प्राइस पहली कंपनी का दूसरी कंपनी का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों कंपनियों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब विक्रय मूल्य तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जो मन करे ले लो, पर लेना सेम ही, आपका मन कर रहा है मैं तो 20-20 लेना चाहता हूं, ले लो, 20:20 लास्ट में बनेगा एक एक ही, भाई 20:20 अगर आप ले लोगे ऐसे करके, तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, लास्ट में तो वो एक ही बनना है। तो ये जो एक है, दोनों की सेल एक है, दोनों की सेल एक है, लेकिन उस सेल में 70% प्रॉफिट कमा रहा है ए और 50% प्रॉफिट कमा रहा है बी, लाल वाली लाइन ए की है, काली वाली लाइन बी की है, ठीक है। 15-17 इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा नजर मारो मेरे दोस्त, 2002 में कंपनी बी का खर्चा है 200 करोड़ रुपए, तो 2002 में आय कितनी, आय का मतलब सेल, आय का मतलब है सेल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर मैं बात करूं आपसे, सर ये आय का मतलब क्या है, वही सेल या सेलिंग प्राइस, बताओ, बिल्कुल सिंपल। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, बेचने पर 10% लाभ होता है, बेचने पर, मैं कह रहा हूं 10% लाभ होता है, बेचने पर 10% लाभ होता है, आप मुझे सेलिंग प्राइस बता दोगे, तो बेची कितने में होगी, अगर 500 रुपए की कोई वस्तु है, बेचने में आपको 10% का लाभ होता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सर कल मोवा क्यों नहीं गए, रिप्लाई टू मी, मोवा मतलब महोबा, अच्छा महोबा, फिर तुम्हारी क्लास छूट ना जाती, तुम्हारी क्लास छोड़ के महोबा जाऊंगा मैं भला, असंभव, बिल्कुल संभव नहीं है, पहले क्लास है आपकी, उसके बाद आगे की कहानी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या। अब आ जाओ, आपके आंसर आने शुरू हो गए। सर सेलिंग प्राइस तो आप ऐसे निकालोगे, 500 रुपए उसका खर्चा है यानी लागत मूल्य है, उस पे 10% का प्रॉफिट यानी 110% में बेच रहे हो आप उसको, 2 से 2 खत्म, आप 550 में बेच रहे हो जी, बात खत्म, 550 में बेच रहे हो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो तो आप इस सवाल को समझो, अगर 2002 में कंपनी बी का, बी कौन सी है, काली वाली, 2002 में प्रॉफिट कितना है, 30% का प्रॉफिट है, बी का खर्चा, खर्चा 200 करोड़ यानी कॉस्ट प्राइस 200 करोड़ है, प्रॉफिट है 30 करोड़ का, 30% का, कितने में बेचेगा, 2-3-6, 60 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, 200 और 60, 260, बात खत्म। है कुछ सवाल में, समझो और करो पहले तो खुद ही।
ठीक है, समझो और करो पहले तो खुद ही। आ रही थोड़ी थोड़ी, मजा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है समझ। सर जी अगर इसमें तो हिंदी उड़ाने की भी जरूरत नहीं थी, हमें इंग्लिश उड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। सर जी एक बात बताओ, खर्चा 200 करोड़, तो उसका सेल, आय का मतलब सेल बतानी है, सेल बोल दो या सेलिंग प्राइस बोल दो, 200 करोड़ तो उसकी सेल है, 30% का कमा रहा है प्रॉफिट उस पे, यानी 130% उसका मान है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 130 दूनी 260, यही मेरा आंसर। करोड़ तो हम लगा ही देंगे, करोड़ तो हम लगा ही देंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत शानदार भैया। एक और क्वेश्चन आपके सामने फेंक के मारता हूं, ये रहा। 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान है, यानी कि खर्चा सेलिंग प्राइस समान है, और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपए थी। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ लगभग, लाभ मतलब आय और व्यय, लाभ क्या होता है इसने यहां लिखने की कोशिश करी है, लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय, लिखने की कोशिश करी, लेकिन टाइपिस्ट साहब उस कोशिश को सफल नहीं बना पाए। लाभ बराबर होता है, यहां लिखा होगा जहां तक है मुझे लग रहा है, लाभ इज इक्वल टू आय माइनस व्यय। लाभ क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, कि प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर, आय में से व्यय को घटा दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट लाल निकल के आ जाएगा आपका, प्रॉफिट लाल, समझो बातों को। सर आय व्यय का मतलब यहां समझ नहीं आ रहा है, देखो व्यय तो व्यय ही है, खर्च यानी कि कॉस्ट प्राइस है, व्यय का मतलब कॉस्ट प्राइस और आय का मतलब सेलिंग प्राइस, ऐसे समझ लो सीधा सीधा, ठीक है भाई, बहुत सीधा समझ लो। आय का मतलब है सेलिंग प्राइस और व्यय का मतलब है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, आय और व्यय, आय का मतलब सेलिंग प्राइस, व्यय का मतलब कॉस्ट प्राइस, बस इतना सा है। अब एक बात समझो, ये क्या कह रहा है, मैं इसकी इंग्लिश उड़ाने वाला हूं, मैंने इसको करा कॉपी, मैं इसकी इंग्लिश उड़ा रहा हूं, जिसको देखनी है देख लो लास्ट टाइम, उसके बाद आपको इंग्लिश नहीं दिखेगी, ठीक है। इंग्लिश मैंने उड़ा दी, मुझे चाहिए जगह। मैंने कहा दोनों कंपनियों का व्यय समान है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दोनों का समान है, 100% की वैल्यू समान है, ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस समान है, कौन सी, 2001 में ए और बी, 2001 में किसकी बात कर रहा है, ए और बी, ए और बी। तो एक बात बताओ, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, आप बोलोगे सर इनका कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं तो दोनों का समान है, और इनके सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं तो, भाई ए और बी को कब, 2001 में, ए को प्रॉफिट हो रहा है 45% का, तो ये हो जाएगा 100 और 45 145, और ये बी को 40% का, ये हो जाएगा 140। अगर इन दोनों को मैं 100 मानूं तो इनको कितना मानना पड़ेगा, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ये रेशियो बनेगा 29 28 का, इस तरह से, ठीक है। अब कह रहा है यदि दोनों कंपनियों की कुल आय, आय का मतलब सेलिंग प्राइस, दोनों कंपनियों का कुल सेलिंग प्राइस 342 करोड़ है, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ लगभग लगभग कितना है, कुल लाभ लगभग लगभग कितना है। तो मेरे दोस्त एक बात देखो, लाभ तो फिर हम ऐसे ही निकालेंगे, देखो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 200, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 285, भाई 145 और 140, 285 हो गया, तो कुल लाभ कितना है, लाभ की मैं बात करूं तो लाभ बन रहा है मेरे दोस्त 85। तो अगर एक का मान पता चल जाए तो हम 85 का मान थोड़ा फुर्ती से निकाल दें। इसने क्या कहा, दोनों कंपनियों की कुल आय, आय मैं बता चुका हूं सेलिंग प्राइस है, वो है 342, यानी 285 का मान है 342, और आपको 85 का मान चाहिए। 342 किसका मान है, 285 का, 285 का मान है 342, भाई 285 का जो मान है, तो हमें देखना है जो 342 जो है ये मान है 285 का, और हमें मान चाहिए खाली 85 का, इतने करोड़, जो भी आंसर आएगा इतना करोड़ आएगा। आप इसको एक बार काट पीट करके देखो क्या आंसर आ सकता है, बराबर में 57 होगा क्या, ठीक है, बताओ फटाफट से। भाई इसको हम काट पीट सकते हैं क्या, दोबारा मैं पहले यहां तक बता दूं, दो कंपनी ए और बी उनका 2021 2001 में समान था,
क्या चीज, व्यय, यानी दोनों ने खर्चा जो करा है, कॉस्ट प्राइस जो है दोनों का समान है। मैंने दोनों का कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। आप बोलो जी एक एक क्यों नहीं माना? मेरे भैया एक का 45% और एक का 40% थोड़ा सा पॉइंट्स में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं माना। अब कह रहा है उनकी कुल आय, तो पहली बात देखो, ए का लाभ 45%, तो 100 से लाभ 45% यानी 145। बी का लाभ 40%, तो 100 से लाभ 140। तो आप बोलोगे सर जी कॉस्ट प्राइस हो गया 100 और 100 200, दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया 145 और 140 285, तो प्रॉफिट 85 का हुआ, सीधी सी बात है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 85 का। तो अब वो कह रहा है दोनों कंपनियों की कुल आय, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस जो है, दोनों का सेलिंग प्राइस कुल आय का मतलब 285 का मान दे रखा है 342 करोड़। 342, 285 का मान है, हमें 85 का मान चाहिए। अब इसको काट पीट हम सकते हैं, जरा काटो भाई, कितने से काट सकते हैं भाई हम इसको? 5 से काट दें सबसे पहले तो। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 से 17 बार। अब क्या 57 के पहाड़े में कुछ आता है? 7 के पहाड़े में 2 कब आता है? जब 6 बार गुणा करते हैं, 7 छिंग 42, तो 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, तो ये 6 बार खत्म। 17 छिक्के 102 करोड़ आ गया भैया। 17 छिक्के 102 करोड़, तो उनका कुल लाभ की बात करोगे तो कुल लाभ है 102 करोड़। कुल लाभ कितना है मेरे दोस्त? 102 करोड़। कुल लाभ कितना है? 102 करोड़। कितना लाभ है? 102 करोड़। 57 से 6 बार कट गया 342, जो भी 342 था। अब 6 गुणा 17, 17 छिक्के 102, तो 102 करोड़ रुपए इनका कुल लाभ है। कुल लाभ कितना बना? 102 करोड़ रुपए। बस समझना है, पढ़ने हैं बस। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत मैं जो समझ पा रहा हूं वो आपको इनकी लैंग्वेज में हो रही है। आय का मतलब क्या है सर जी? मेरे भाई आय का मतलब है सेल। सेल यानी बिक्री कितनी हुई है टोटल, ठीक है। खर्चे का मतलब क्या है? खर्चे का मतलब है लागत मूल्य, पैसा अपनी जेब से कितना लगा दिया है लगभग लगभग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ भी रहा हूं, लो इसका आंसर एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है। एक बार इसका आंसर करने की कोशिश करना, आपका आंसर आएगा जरूर, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही है मेरे दोस्त, मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। एक बार इन सवालों को रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं है, 9-10 सवाल है। 9-10 भी रोज। आप सोचोगे सर 1 घंटे में 60-10 सवाल ही हो रहे हैं, बहुत है, बस समझ जाओगे इनको। अब जब आप रिवाइज करोगे ना तो आप 10 मिनट में रिवाइज कर दोगे। जब इनको रिवाइज करना होगा आप 10 मिनट में कर दोगे, ठीक है। समझने में टाइम लगता है, करने में उसको टाइम नहीं लगता। तो मिलते हैं कल। इनकी लैंग्वेज को जरूर पढ़ लेना। आय का मतलब इनकी सेलिंग प्राइस को बोल रहा है वो, और खर्च का मतलब कॉस्ट प्राइस को। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।